हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको जो आपका शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन सब्जेक्ट है रिलेट थर्ड सेमेस्टर का पहला जो सैद्धांतिक पेपर है उसके मैं आपके अति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करूंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपके इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको मैंने कवर किया था। इसके अलावा मैंने समावेशी शिक्षा के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने ये पिछले वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के भी वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। मैं आपके सारे सब्जेक्ट की पवन की सीरीज़ को कवर करूँगी, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए जानते हैं पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? तो क्रियात्मक शोध का जो विकास किया था वो किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने, यानी कि इसमें स्टीफन एम कोरे होगा पहला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सूर्य परिकल्पना संबंधित है, यानी कि जीरो इमेजिनेशन। जीरो किससे होगी? यानी कि निर्देश रहित कल्पना जो होगी, यानी कि उसको मतलब कोई भी उसका क्या होगा, निर्देश नहीं होगा, यानी कि आप उसमें कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो क्या होगी? शून्य परिकल्पना होगी। तीसरा प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, तो इसका दूसरा नाम कौन सा सही होगा? क्रियात्मक शोध बोलो या क्रियात्मक अनुसंधान बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है, तो ऑप्शन नंबर आज सही होगा। अगला प्रश्न है मापन होता है क्या होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी। तो जो मेजरमेंट हम करते हैं वो किस में करते हैं? एज अ क्वांटिटी। हम किसी का मापन करते हैं, हमें वो जो उसका रिजल्ट मिलता है वो क्वांटिटी में मिलता है, यानी कि मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक या तुलनात्मक। तो यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? तुलनात्मक होता है। अगला प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होता है? तो इसके जो चरण है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका जब सबसे पहले कोई हम शोध करेंगे, कोई अनुसंधान करें, तो उसको क्या करें? सबसे पहले हम समस्या की क्या करेंगे? समस्या को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न है न्यायादर्श का संबंध किससे है? तो यानी कि न्यायादर्श का शब्द जो प्रयोग हम करते हैं वो किस में करते हैं? रिसर्च में करते हैं। किसमें? क्रियात्मक शोध में, यानी कि एक्शन रिसर्च में। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला या सैंपल, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायादर्श का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग। सैंपलिंग यानी कि सैंपल लेना या नमूना। न्यायादर्श का तात्पर्य क्या होता है? एक बड़ी सी पॉपुलेशन को एक छोटी छोटी यूनिटों में डिवाइड कर लेना, एक छोटी यूनिट बनाना, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना न्यायादर्श होता है। उस जनसंख्या से कुछ को अलग करके एक छोटी यूनिट में बना देना क्या कहलाता है? न्यायादर्श होता है। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है कौन सा? बोध है, ज्ञान है, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो ये सभी आते हैं जो ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सभी उसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है किससे होता है? जो भावात्मक यानी कि जो मूल्यांकन के पक्ष का जो दूसरा प्रकार होता है भावात्मक, उसका संबंध किससे होता है? संवेग से भी होता है, रुचि से भी होता है, मनोवृत्तियों से होता है, यानी कि ऑप्शन द सही है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? कौशलात्मक यानी कि क्रियात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्रियात्मक पक्ष के स्तर कितने होते हैं? तो 6 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्दीपन, अनुक्रिया, फिर यानी कि गत्यात्मक उद्दीपक होता है, गत्यात्मक अनुक्रिया होती है, फिर क्या होती है? नियंत्रण करना होता है, सामंजस्य करना होता है, स्वाभाविकरण होता है। ये सभी इसके क्या है? क्रियात्मक पक्ष के चरण होते हैं। अगला प्रश्न जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो वो क्या कहलाता है? वैधता, यानी कि किसी उद्देश्य के साथ आप किसी का परीक्षण करते हैं और वह जो परीक्षण है वह उद्देश्य को क्या करे? पूरा करे, तो उसको क्या है? वैध है वो। अगला प्रश्न है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है वो क्या कहलाता है? यानी कि मैं किसी चीज़ का मेजरमेंट करूं, उसके बाद आप भी मेजरमेंट करें, मेरे मेजर करने पर जो रिजल्ट आया वो मेरी डिजिट और आपके द्वारा किया गया मेजरमेंट का रिजल्ट जो डिजिट है वो
सेम आए तो वो क्या कहलाती है, विश्वसनीयता होती है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताओ क्या होती हैं, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता या सभी। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, नवाचार, यानी कि पुरानी परंपरा को छोड़ करके कुछ नई टेक्निक्स का यूज करके कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाएगा, नवाचार। अगला प्रश्न है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, एम रोजर्स का है। ऑप्शन नंबर शाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, कौन से प्रश्न आते हैं, विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन, ये किसका कथन है, ये क्रॉनबेक की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सा। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष में होते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, वार्षिक, यानी कि पूरा सेशन कंप्लीट हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका वार्षिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है या विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में। तो हिंदी और संस्कृत में तो प्रायोगिक जो मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, इतिहास में भी नहीं हो सकता, दर्शन शास्त्र में नहीं हो सकता, तो सिर्फ बचा ऑप्शन आपका ए, यही होगा आपका सही उत्तर। ये सभी आपके 2016 में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए, यानी कठोरता नहीं होना चाहिए उत्तम परीक्षण में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, आकलिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या मौखिक मूल्यांकन या दक्षता मूल्यांकन। तो यह किस में किया जाता है, मौखिक मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है। रुचि, संवेग, जहाँ मनोवृत्ति आ जाती है वहाँ पे भावात्मक पक्ष हो जाता है। तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध किसमें होता है। तो ये किसमें होगा, जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर ब्लू प्रिंट का हम वो पूरा एक टेबल बनाते हैं, वहीं पर ब्लू प्रिंट का हम यूज करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण में। अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो यानी कि उनकी त्रुटियों के बारे में जानना सिर्फ निदान होता है, लेकिन उन पर जानने के बाद उस पर उपचार करना, यानी कि उनको दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक और उपचारात्मक जो शब्द हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र से लिए गए हैं। इन दोनों में जो अंतर ये है कि निदान यानी कि किसी समस्या को पहचान कर लेना, वो निदान होता है, और उस समस्या को जो हम दूर करने के लिए जो हम उपाय करते हैं, जो दवा देते हैं, वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका कथन है। तो ये रॉस का कथन, उन्होंने क्या कहते हैं, बचाव ही क्या है, निदान का उच्च स्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने कहा था कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया, ये स्टीफन एम कोरे ने। जहाँ कहीं भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात आती है तो स्टीफन एम कोरे का ही होता है। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र के संबंधी समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है। ऑप्शन बा। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष हैं, तो कितने पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। ठीक है, प्रश्नों के पक्ष की बात की गई, ना कि मूल्यांकन के पक्ष की। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कथन किसने है, तो ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है, यह शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, यह कथन किसका, कोठारी कमीशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, ये कथन किसका, रीमर्स और गेज का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अनुरूप है, किसके अनुरूप है, उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के। तो ये किसके अनुरूप है, विधि के, मेथडों के। ठीक है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, कितने चरणों में, इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है।
मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक यानी कि स्वाभाविकरण करना, यानी कि आपके किसी काम को करते हैं जो आपके हैबिचुअल चीज़ें होती हैं, आप उसमें आपको करने में क्या आपका खुद का मन होता है, आपका स्वयं का मन होता है, तो आप किसी को जो एक्शन पर रिसर्च करते हैं तो आप अपने स्वभाव की जो आपके अंदर उत्तेजना होती है उसको शांत करने के लिए आप उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह परिभाषा किसकी है, तो ये डांडेकर के अनुसार है। उन्होंने कहा था कि कोई भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में बताए भी थे जो मापन और मूल्यांकन संबंधित हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि बालक मूल्यांकन में हम ये चेक करते हैं कि बालकों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर ली है। ये किसने कहा था, डांडेकर ने कहा था। तो यहीं पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, कौन सा है, आवश्यक अंग नहीं है। तो ये शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव, व्यवहार पर ये तीनों होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन के पक्ष और अंग जो वीडियो होगा उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन द होगा वो गलत, जो ये सही होगा कि छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, ये क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये परिभाषा किसने दी है, बेसले ने की। ये आपको कुछ परिभाषाएं आपको मनोविज्ञान के अनुसार याद करनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है और एक व्यवस्थित पद्धति है। यह उपयुक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला है, मूल्यांकन कितने सोपान होते हैं, 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से, शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कौन कौन से होते हैं, शिक्षण, अधिगम, शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका होती है वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, संख्या को घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, सभी। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मापन का उद्देश्य किया जाता है उद्देश्यों के बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, छात्रों के परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। तो किसमें करते हैं, छात्रों के परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, जिस परीक्षण से शिक्षार्थी को किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं हम। कठिनाइयों का पता कर लेना, मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, समस्या को पता कर लेना क्या कहलाता है, निदानात्मक, और उस पर कुछ उसको उस समस्या को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक। ठीक है, तो आज मैंने आपके 50 आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया है। बाकी के जो अगले प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में आपको कवर करूँगी। आई होप समझ में आज वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 ज़रूर देखें।